Hello everyone, welcome to Anytime Anywhere Academy and this is a special class for special students. तो this is me रिजवान, your educator and friend. और आज का जो टॉपिक है वो है सिंपल मैकेनिज्म. बेसिकली मैं इसको इस तरीके से स्टार्ट नहीं करने वाला था बट हो रहा है तो होने दो, ठीक है. और ये जो लेक्चर है वो स्पेशली फॉर मैकेनिकल स्टूडेंट्स के लिए है और ये एक क्विक रिवीजन वीडियो है जिसमें मैं बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करूँगा आपको. और ये जो टॉपिक है आपको पता होगा किससे लिया गया है, थ्योरी ऑफ मशीन वाले सब्जेक्ट से लिया गया है. और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट, सिंपल और इजी सब्जेक्ट है. इजी और सिंपल इस वजह से क्योंकि इसके आगे ही सिंपल लगा हुआ है. नहीं, आई एम जस्ट किडिंग. सिंपल इस वजह से क्योंकि इसमें जो है वो मेनली क्या है, थ्योरी है. ओके, न्यूमेरिकल पार्ट है बट इतना कम है और ऐसा है मतलब बहुत इजी है. इसमें मैक्सिमम जो है वो आपको क्या है, एनिमेशन समझने हैं और थ्योरी देखनी है आपको अच्छे से. ओके, तो बस नोटबुक और पेन निकाल लो जल्दी से और नोट करना स्टार्ट करो यार. तो स्टार्ट करते हैं. स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ एनिमेशन दिखाना चाहता हूँ. तो सबसे पहले एनिमेशन आपको यहाँ पे नज़र आ रही होगी, ये आईसी इंजन है, ठीक है, इंटरनल कंबशन इंजन. और ये एक नाम से कनेक्टेड होता है जिसको हम बोलते हैं सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म. ओके, काफ़ी भारी भरकम नाम है, आपने नाम सुना होगा इसका. अभी हम आगे बात करेंगे. नेक्स्ट एनिमेशन इज़ दिस. कार वाइपर्स विंडशील्ड को क्लियर करते हैं, आपने देखा होगा कार्स में ज़्यादातर, ठीक है. ये क्या होता है, 4 बार मैकेनिज्म, ये इससे कनेक्टेड होता है. ये 2 वर्ड्स होते हैं. तो ये जो 2 मैकेनिज्म हैं, ठीक है, वर्ड मैकेनिज्म, इसको हम आगे समझेंगे. ये जो 2 मैकेनिज्म हैं ये इतने इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी का सबसे मैक्सिमम यूज़ होता है ज़्यादातर मशीन्स में, जिसकी बात करी जा रही है. मशीन्स में ज़्यादातर मशीन में इन 2 का यूज़ होता है. तो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का लेक्चर. तो सिंपल मैकेनिज्म, और स्टार्ट करते हैं हम लोग किससे, मशीन से. तो मशीन क्या होती है, तो बेसिकली आप ये समझो ये एक मशीन है. तो ये मशीन क्या करती है, कुछ एनर्जी, सम अमाउंट ऑफ एनर्जी को लेती है, ओके, रिसीव करती है और उसको ट्रांसफर कर देती है कुछ सम टाइप ऑफ वर्क या फिर यूजफुल वर्क बोला जाए तो इसको हम इस तरीके से बोलते हैं, इट इज़ अ डिवाइस विच रिसीव एनर्जी एंड ट्रांसफॉर्म इट इनटू सम यूजफुल वर्क. उसको हम क्या बोलते हैं, मशीन बोलते हैं. ये इसकी फॉर्मल डेफिनेशन नहीं है बट इसका एक एप्लीकेशन है मशीन का. लेट सपोज कि आपके पास एक ट्रेन है. तो ट्रेन का क्या काम होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी या हीट एनर्जी को लेती है, वो एब्जर्व करती है और वो उसको क्या करती है, यूजफुल वर्क में कन्वर्ट कर देती है. यूजफुल वर्क क्या मतलब, ट्रांसपोर्टेशन में काम आती है. ओके, तो कोई भी मशीन हो उसका काम यही होता है. दूसरा पॉइंट क्या है मशीन में, वो ये है कि जितनी भी मशीन होती हैं उन वो कुछ टाइप्स ऑफ पार्ट से मिलकर बनती है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्ट से मिलकर बनती है. उनको हम बॉडीज़ बोलते हैं और आगे जाके हम इसको लिंक्स बोलने वाले हैं, ठीक है. तो आप इसको याद रखना. ओके, और कोई भी मशीन है, दूसरी बात, कोई भी मशीन है तो वो 2 चीज़ों से कनेक्टेड होती है, एक मोशन और एक एनर्जी. ओके, जो मोशन वाला पार्ट होता है, ओके, मोशन वाला पार्ट होता है वो कहाँ जाता है, मैकेनिज्म में जाता है. ओके, जो हम पढ़ने वाले हैं मैकेनिज्म. तो मोशन की स्टडी करेंगे हम लोग इस सब्जेक्ट में या इस टॉपिक में, इस वाले टॉपिक में, ठीक है. सिंपल मैकेनिज्म वाले टॉपिक में हम लोग क्या किसके बारे में स्टडी करेंगे, मोशन के बारे में. तो इसकी स्टडी करने से पहले हम लोग ये देख लें थ्योरी ऑफ मशीन है क्या, जिससे हमने ये टॉपिक लिया है. तो गाइज़ अगर मैं बात करूँ इस सब्जेक्ट के बारे में, थ्योरी ऑफ मशीन, तो इसको मैं इस तरीके से डिफाइन कर सकता हूँ कि इट इज़ अ ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ 2 थिंग्स. नंबर 1 इज़ रिलेटिव मोशन. एक तो क्या है, रिलेटिव मोशन. अब रिलेटिव मोशन किसके बीच में होगा, रिलेटिव मोशन जो होगा वो आपके पार्ट्स के बीच में होगा, पार्ट्स ऑफ मशीन. ओके, पार्ट्स ऑफ मशीन. सेकंड इज जो फोर्सेस लग रही हैं, ओके, फोर्सेस एक्ट ऑन इट, ओके, ऑन पार्ट्स अगर बोला जाए तो. क्लियर है. तो ये 2 चीज़ों पर मेन फोकस रहता है, रिलेटिव मोशन और जो फोर्स लग रही है मशीन के पार्ट्स पर, उसके बारे में हम लोग इसमें बात करते हैं थ्योरी ऑफ मशीन में. अब रिलेटिव मोशन आपको शायद पता होगा, रिलेटिव मोशन क्या होता है कि किसी के रेस्पेक्ट में आप मोशन डिफाइन कर रहे हो, है ना. कि अगर कोई चीज़ यहाँ पर आपको ये नज़र आ रही है, ठीक है, कोई भी चीज़ है ये आपके पास, आप खड़े हुए हो, ठीक है, और यहाँ पर कोई चीज़ मूव कर रही है,
ओके ये मेरे पास एक बाईसाइकिल है जो कि मूव कर रही है। ओके अगर ये सपोज करो कि आपके रेस्पेक्ट में जो आप यहाँ पर खड़े हो, इट्स यू 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ये चल रही है, ठीक है, सपोज करो ऐसा। और यहाँ पर एक कार है, ठीक है, यहाँ पर एक कार है जो कि 50 मीटर पर सेकंड की स्पीड से इसी डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में चल रही है। ओके ये भी मूव कर रही है। और यहाँ पर आप कहाँ पर हो, एक ग्राउंड पर खड़े हुए, ग्राउंड पर, ठीक है, ग्राउंड पर। तो आप कैसे हो गए यहाँ पर, अगर मैं आपके रेस्पेक्ट में इस बाईसाइकिल की स्पीड देखूंगा तो क्या होगा, 10 मीटर पर सेकंड। लेकिन अगर मैं इस कार के रेस्पेक्ट में देखूंगा इसकी स्पीड, तो ये पीछे की तरफ जाएगी, वो भी कैसे, 40 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। आप समझ रहे हो, रिलेटिव मोशन, इसको बोलते हैं हम रिलेटिव मोशन। कि जो मोशन जो होता है, मोशन या फिर कोई एक रेस्ट जो होता है, वो कोई भी एब्सोल्यूट नहीं होता, आपको ये पता होगा। एब्सोल्यूट चीज़ें नहीं होती, ये क्या होते हैं, रिलेटिव होते हैं एक दूसरे के, ठीक है। अगर आपको किसी का मोशन डिफाइन करना है तो आपको एक ऑब्जर्वर लेना पड़ेगा जिसके रेस्पेक्ट में आप मोशन को डिफाइन करोगे, तो रिलेटिव मोशन इसी को बोलते हैं हम लोग। क्लियर है? तो इसी के बारे में हम लोग बात करते हैं थ्योरी ऑफ मशीन में कि रिलेटिव मोशन क्या हो रहा है दो पार्ट्स के बीच में। अभी हम इसके बारे में आगे बात करेंगे। तो मेनली इसके 4 ब्रांचेस हो जाती हैं मेनली, या फिर इसके पार्ट्स बोल लो, ठीक है, थ्योरी ऑफ मशीन के। सबसे पहला जो होता है वो होता है काइनेमैटिक्स। काइनेमैटिक्स में हम लोग क्या करते हैं, काइनेमैटिक्स में हम लोग सिर्फ मोशन के बारे में स्टडी करते हैं। किसके बारे में? मोशन के बारे में स्टडी करते हैं। जो भी पार्ट्स हैं उनमें क्या क्या मोशन हो रहा है, क्या मोशन नहीं हो रहा है, उसके बारे में स्टडी हम किस में करते हैं, काइनेमैटिक्स में करते हैं। नेक्स्ट जो हो जाता है वो होता है डायनेमिक्स। डायनेमिक्स में हम क्या करते हैं, अभी ये मोशन हो रहा है, पार्ट्स का मोशन हो रहा है, अब ये मोशन किस वजह से हो रहा है, वो क्या होता है, वो होती हैं आपके फोर्सेस। कुछ फोर्सेस एक्ट करती हैं पार्ट्स पर, ओके, जिसकी वजह से वो मूव करता है वो पार्ट, रिलेटिव या फिर कैसा भी मोशन होता है। तो उस फोर्स की स्टडी करना हम किस में करते हैं, हम लोग डायनेमिक्स में करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है काइनेटिक्स। ओके क्या आता है, काइनेटिक्स। काइनेटिक्स में क्या होता है, काइनेटिक भी एक फोर्स की स्टडी होती है, बट इनर्शिया फोर्स, इनर्शियल फोर्स, ठीक है, इनर्शिया फोर्स। अब इनर्शिया फोर्स क्या होता है, ये इफेक्ट होता है 2 चीज़ों का। पहला तो मास ऑफ द मशीन पार्ट्स, ठीक है, मशीन के जो पार्ट है उनका मास, और प्लस जो मोशन करते हैं, मोशन ऑफ मशीन पार्ट, ठीक है, मशीन के पार्ट्स का जो मोशन है प्लस मास ऑफ द मशीन पार्ट, इन दोनों का कंबाइंड इफेक्ट जो इन फोर्स प्रोड्यूस करता है उसे हम इनर्शिया फोर्स बोलते हैं। ओके जैसे कि आप बस में मूव कर रहे होते हैं, ठीक है, बस में बैठे हुए, बस मूव कर रही है किसी स्पीड से और वो एकदम ब्रेक लगता है, तो आप आगे की तरफ जाते हो, है ना, समझ रहे हो, एकदम तो रुकते नहीं हो, आगे की तरफ चले जाते हो। तो वो किसकी वजह से होता है, आपके इनर्शिया की वजह से होता है, मास की वजह से होता है, क्योंकि आपके पास एक प्रॉपर्टी होती है, हर एक मास वाली ऑब्जेक्ट के पास प्रॉपर्टी होती है जिसको हम इनर्शिया बोलते हैं। ओके तो क्लियर हो रहा है यहाँ पर काइनेटिक्स में हम लोग क्या करते हैं। एंड द लास्ट इज स्टैटिक्स। स्टैटिक्स में हम लोग क्या पढ़ते हैं, स्टैटिक्स में हम लोग पढ़ते हैं स्ट्रक्चर्स के बारे में, जहाँ पर नो मोशन, ठीक है, कोई मोशन नहीं हो रहा होता, ठीक है, जहाँ पर ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, रेस्ट में होते हैं। कैसे होते हैं, रेस्ट में होते हैं। अब रेस्ट का मतलब ये नहीं कि उस पर फोर्स नहीं लग रही होगी, फोर्स लग रही होगी, ठीक है, तो स्टैटिक्स में फोर्स लगती है बट मोशन नहीं होता। लेट सपोज आपके पास टेबल पर एक बुक रखी हुई है, ओके ये टेबल आपके पास बुक रखी हुई है, अब ये रेस्ट में, आपको यहाँ पर ये नज़र आ रहा है ये रेस्ट में, बट इस पर फोर्स लग रही है, हाँ लग रही है। कैसी, एक तो इसका वेट लग रहा है नीचे, ओके और एक लग रहा है इसका नॉर्मल रिएक्शन, जो कि हम आर बोलते हैं, इसको हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये दोनों इस तरीके से लग रहे हैं कि एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं, और कोई भी नेट फोर्स जो होता है वो क्या हो जाता है, यहाँ पर 0 हो जाता है बेसिकली। तो यहाँ पर यही होता है स्टैटिक्स में। तो स्टैटिक्स में ज़्यादातर जो होते हैं वो स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है, स्ट्रक्चर जैसे कि लाइक आपके ब्रिज हो गया, ठीक है, ये बिल्डिंग्स हो गई, ये सब क्या है, स्ट्रक्चर्स हैं। तो इनमें कोई मोशन नहीं होता बट फोर्सेस लगती हैं, क्योंकि कार्स जा रही होती हैं उसके थ्रू और आप चल रहे होते हो, ठीक है, लोग चलते हैं उसके ऊपर से, तो फोर्स लग रहा होता है, मोशन नहीं होता। तो सिंपल सा हम उसको हम किस में पढ़ते हैं, स्टैटिक्स में पढ़ते हैं। क्लियर हो रही है आपकी, ये सब इसके ब्रांचेस हो गई, ठीक है, अलग अलग डिफरेंट टाइप्स की थ्योरी ऑफ मशीन की। अब बात करें मशीन की, मैं आपको बता रहा था कि मैं आपको एक फॉर्मल डेफिनेशन भी दूंगा मशीन की। तो वो फॉर्मल डेफिनेशन है ये, when different links connect together to form
अ काइनेमेटिक पेयर लीड्स टू काइनेमेटिक चेन टू फिलफिल आर डिज़ायर्ड वर्क। अब मशीन का काम क्या होता है, एक डिज़ायर्ड वर्क जो हमें चाहिए, ठीक है, जो हमें चाहिए, क्लियर है। तो होता क्या है, जो मशीन जो एक तैयार होती है वो कैसे होती है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिंक एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं, क्लियर है, और वो कनेक्ट होके क्या बनाते हैं, एक काइनेमेटिक पेयर बनाते हैं, और वो काइनेमेटिक पेयर आगे जाके क्या बन जाते हैं, काइनेमेटिक चेन बन जाते हैं। और वो काइनेमेटिक चेन जो होता है वो एक कुछ काम कर रहा होता है, एक स्पेसिफिक काम कर रहा होता है जिसकी हमें ज़रूरत होती है, सिंपल सा, उसको हम क्या बोलते हैं, मशीन बोलते हैं, क्लियर है। अब यहाँ पर कुछ वर्ड्स हैं, जैसे कि आपका लिंक हो गया, ओके, काइनेमेटिक पेयर हो गया, काइनेमेटिक चेन हो गया, जो कि नए टर्म्स हैं जो कि आपको सीखने हैं, ओके। तो सबसे पहला हम लोग टर्म पर जाते हैं जो कि है लिंक। अब लिंक क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि मशीन जो होता है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्ट से मिलके बनता है, तो हर एक पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, लिंक बोलते हैं। और इन लिंक के बीच में एक रिलेटिव मोशन होता है, कोई भी एक लिंक है तो वो दूसरे लिंक से रिलेटिवली मोशन कर रही होती है, रिलेटिव मोशन कर रही होती है, ओके। तो जब मोशन कर रही है, मूवमेंट का वो टर्म आ रहा है, तो उसको हम इसी वजह से इस लिंक को हम काइनेमेटिक लिंक भी बोलते हैं, ठीक है। तो काइनेमेटिक लिंक भी बोला जाता है, सिंपली इसको हम लिंक भी बोल सकते हैं। और एक और नाम होता है इसका नाम वो क्या है, एलिमेंट। अब प्रॉब्लम क्या है कि हर चीज़ को हम लिंक नहीं बोल सकते, ठीक है, कुछ क्राइटेरिया होते हैं जिसको उसे फुलफिल करना होता है उस ऑब्जेक्ट को, तभी वो लिंक कहलाता है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक होती हैं कुछ लिंक्स की जो कि हम उसको लिंक कहलाने में हेल्प करती है। जो सबसे पहली है वो क्या है, वो रिलेटिव मोशन करना चाहिए। देखो मैं अभी एनिमेशन आपको चला के दिखाता हूँ, तो यहाँ पर आपको ये ब्लैक वाला जो ब्लॉक है वो क्या कर रहा है, रिलेटिव मोशन कर रहा है, जो सरफेस है इसके नीचे, समझ रहे हो, आगे पीछे मूव कर रहा है, किसके रिलेटिव, जो नीचे सरफेस है, लिंक्स के लिए, लिंक कहलाने के लिए। दूसरा रेजिस्टेंट बॉडी होना चाहिए, लिंक को क्या होना चाहिए, रेजिस्टेंट बॉडी होना चाहिए। रेजिस्टेंट बॉडी क्या होती है, जैसे आपके पास कोई लिंक है, लेट सपोज ये मेरे पास एक लिंक है, ओके, लिंक अगर है तो रेजिस्टेंस बॉडी होना ज़रूरी है। और रेजिस्टेंस बॉडी उसे बोलते हैं जो कि अगर मैं यहाँ पर अगर कोई फोर्स लगाऊँ एफ, तो ये विदाउट एनी डिफॉर्मेशन और नेग्लिजिबल डिफॉर्मेशन से इस फोर्स को ट्रांसफ़र कर सके दूसरी साइड में, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंट बॉडी। अब कंफ्यूजन क्या होती है कि रिजिड बॉडी क्या होती है, डिफॉर्म ना हो सके, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिजिड बॉडी। अब रेजिस्टेंस बॉडी वो होती हैं जो कि फोर्स को ट्रांसफ़र कर सकते हैं विदाउट और नेग्लिजिबल डिफॉर्मेशन से, क्लियर है। तो रेजिस्टेंस बॉडी, परफेक्टली रेजिस्टेंस बॉडी होना पॉसिबल नहीं है, ठीक है, बट हम अजम्पशन लेते हैं इसको कि हाँ कोई भी डिफॉर्मेशन नहीं होगा फोर्स को ट्रांसफ़र करते हुए। अभी मैं आपको इंट्रोड्यूस करने वाला हूँ आईसी इंजन से, ओके। ये इंट्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको इसमें समझ में आएगा एक्चुअल में लिंक्स वगैरह के बारे में। तो आईसी इंजन क्या होता है, इंटरनल कंबशन इंजन, ओके। इसमें स्पार्क के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, कंबशन करते हैं, ओके। इसमें कुछ प्रोसेस होते हैं, सबसे पहला होता है इनटेक, ठीक है, सेकंड होता है कंप्रेशन, फिर होता है पावर, फिर होता है एग्जॉस्ट लास्ट, ठीक है। ये वाला जो होता है पावर वाला, इसमें एक्चुअल वर्किंग होती है। इसमें कुछ चीज़ें होते हैं जो मैं आपको इससे डिस्कस करने वाला हूँ। सबसे पहली जो है वो क्या है, पिस्टन, ओके। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये जो आपको नज़र आ रही है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पिस्टन। ये जो होता है वो ऊपर और नीचे मूव करता है, ओके, अप एंड डाउन मूव करता है या बैक एंड फोर्थ मूव करता है, रेसिप्रोकेट मोशन करता है। देन इससे कनेक्टेड होती है एक चीज़, एक रॉड, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कनेक्टिंग रॉड, क्लियर है, क्या बोलते हैं, कनेक्टिंग रॉड। अब ये जो कनेक्टिंग रॉड है जाके कनेक्ट होती है क्रैंक से, क्रैंक शाफ्ट से, जो कि क्रैंक बनाती है इस तरीके से, ठीक है। ये क्रैंक होती है जो बनती है बाद में पूरे रोटेशन के बाद, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रैंक बोलते हैं। एंड द लास्ट थिंग इज़ सिलेंडर, जो कि आपको इसका स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, ये क्या आपका इसका सिलेंडर कहलाता है, ये क्लियर है। तो इसको मैं इंट्रोड्यूस क्यों कर रहा हूँ, इसको इंट्रोड्यूस करने का ये मसला है कि इसमें ये जो चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं अभी, पिस्टन, कनेक्टिंग रॉड, क्रैंक एंड सिलेंडर, ये सब क्या है, एलिमेंट हैं, मतलब कि लिंक्स हैं। और लिंक्स क्या करते हैं, एक तो रिजिड रेजिस्टेंस बॉडी होती है और दूसरे क्या होता है, रिलेटिव मोशन होता है। तो आपको यहाँ पर ये रिलेटिव मोशन नज़र आ रहा होगा अच्छे से इन चारों प्रोसेस में, ठीक है, एक के बाद एक यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा, क्लियर है, समझ में आ रहा है। अब देखो ये जो आईसी इंजन है इसको हम बार बार तो बना नहीं सकते, कितना मतलब इसमें
इस वाले टॉपिक में हम लोग इस आईसी इंजन के जो डायग्राम है इसका हम बहुत यूज़ करेंगे। तो ये पूरी पिक्चर बनाना बहुत ही मुश्किल है। अभी मैं इसका एक लेआउट निकालूं तो कुछ इस तरीके का निकलेगा, ठीक है, आईसी इंजन मैकेनिज्म, जिसमें एक क्या होगा, आपके पास पिस्टन होगी जो कि यहाँ पर ये नज़र आ रही है, जो कि आगे पीछे मूव करेगी। फिर एक क्रैंक होगी जो कि जॉइंट होगी आपकी क्रैंक से, जो कि बनाई क्रैंक, और ये आपका सिलेंडर बन जाएगा, सिलेंडर का सरफेस। ओके, तो अभी भी ये बहुत मुश्किल है बनाना, ठीक है। इसमें लिंक्स कौन कौन सी होगी? लिंक 1, ठीक है, पहली लिंक जिसको हम फ्रेम बोल देंगे या फिर सिलेंडर बोल देंगे। दूसरी क्या होगी? ये लिंक 2 स्लाइडर, लिंक 3 कनेक्टिंग रॉड, एंड लिंक 4 जो कि क्रैंक होगी आपकी। क्लियर है? बट अभी भी ये क्या है, पिक्चर क्लियर नहीं है और मुश्किल भी है बनाने के लिए। तो इसके लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं? इसके लिए जो हम यूज़ करते हैं वो होता है आपका स्केलेटन डायग्राम और लाइन डायग्राम। ओके, तो हमें सारे के सारे मैकेनिज्म का, ये मैकेनिज्म कहलाता है एक, तो सारे के सारे मैकेनिज्म का लाइन डायग्राम और स्केलेटन डायग्राम आना चाहिए बनाना, ताकि हम न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकें। क्योंकि मशीन जो होती हैं दिखने में कॉम्प्लिकेटेड होती हैं, क्लियर है ना? तो उनका लाइन डायग्राम आना बहुत ज़रूरी है। तो इस पिस्टन को मैंने एक ब्लॉक से रिप्रेजेंट कर दिया सिंपल सा इस तरीके का, और इसका कनेक्टिंग रॉड को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं एक लाइन से। फिर बाद में ये कनेक्टिंग रॉड क्रैंक हो गया, जो कि मैंने इसको फ्रेम से या फिर सिलेंडर से मैंने इसको कनेक्ट कर दिया, ठीक है। और नीचे यहाँ पर इसका काम दे रखा है कि होता क्या है कि लाइन डायग्राम क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है किसी भी मैकेनिज्म को विद लाइंस और वेरियस सिंबल्स टू सेव टाइम्स, ठीक है, टाइम को सेव करने के लिए। बात करते हैं टाइप्स ऑफ लिंक्स। अब टाइप्स ऑफ लिंक में जो सबसे पहला आता है वो होता है रिजिड लिंक्स। रिजिड लिंक्स क्या होती हैं? जब ट्रांसमिट कर रही होती है मोशन, ठीक है, लिंक्स क्या करती हैं, बेसिकली मूव कर रही होती हैं और दूसरे लिंक को वो मोशन देती हैं अपना, ठीक है, ट्रांसमिट करती हैं अपना मोशन। तो जब वो मूव कर रही होती है, मोशन को ट्रांसमिट कर रही होती हैं, तो वो डिफॉर्म ना हो, उन लिंक्स को हम क्या बोलते हैं? रिजिड लिंक्स बोलते हैं। ओके, तो ऐसे लिंक्स होना एक अजम्पशन होता है, ठीक है, कोई ना कोई आपका क्या होता है, डिफॉर्मेशन होता ही होता है, ये आपको पता है। तो इसमें सबसे पहला जो एग्जांपल है वो क्या है? कनेक्टिंग रॉड, फिर पिस्टन, क्रैंक या गियर्स वगैरह होगी, ठीक है, गियर्स आपको पता होगा, गियर्स। सेकेंड इज फ्लेक्सिबल लिंक। फ्लेक्सिबल लिंक्स आप समझ गए होगे, फ्लेक्सिबल, डिफॉर्म हो जाए ट्रांसमिट करते वक्त। उसका एग्जाम्पल क्या है? उसके एग्जाम्पल्स हैं बेल्ट, वायर, रोप्स, चेन। आपने कुआं देखा है? कुआं जब निकालते हैं पानी तो वो क्या होता है, रोप से निकालते हैं, रोप के थ्रू। तो रोप क्या होती है, फोल्ड हो जाती है ना एक्सिल के थ्रू, समझ रहे हो आप? तो वो फ्लेक्सिबल लिंक्स हो गए। अब नेक्स्ट आता है फ्लूइड लिंक्स। फ्लूइड लिंक सिंपल सा हम फ्लूइड का यूज़ करते हैं उसमें, जैसे आपका हाइड्रोलिक प्रेसेस हो गया, जैक्स हो गए या ब्रेक्स हो गए, ठीक है, ब्रेक्स में ऑयल का यूज़ करते हैं हम लोग, समझ रहे हो आप? तो ये आपकी क्या होगी, कुछ लिंक्स हैं आपके, रिजिड लिंक, फ्लेक्सिबल लिंक और फ्लूइड लिंक्स, ठीक है। ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहे, आपको बस समझ में आ गया, ये हमारे पास लिंक हो गई। अब लिंक्स और भी, इसको हम बेसिकली दो तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं। एक होते हैं लिंक्स आपकी जो फिक्स्ड होती हैं, और एक मूवेबल होती हैं जो मूव कर सकती हैं, जब मूव करती हैं। ओके, जैसे कि मूविंग में कौन कौन से आ गए आपके? स्लाइडर, कनेक्टिंग रॉड और क्रैंक जो कि मूव करती हैं, ठीक है। और फिक्स्ड में आपके फ्रेम्स या स्ट्रक्चर्स वगैरह, उनको हम लोग फिक्स्ड लिंक बोलते हैं। लिंक वो भी होती है, ठीक है, क्योंकि उसके रेस्पेक्ट में और लिंक्स क्या होती हैं, मूव कर रही होती हैं। मैंने बताया था किसी चीज़ को अगर मूव कराना है किसी के रेस्पेक्ट में, तो उसको हमें एक चीज़ को हमें फिक्स करना होता है जिसके रेस्पेक्ट में हमें मूव कराना है। तो सिंपल सा, ये बहुत सिंपल फंडा है। तो हम लोग काइनेमेटिक पेयर्स। तो काइनेमेटिक पेयर्स क्या होते हैं? सेकंड बात हमारी यही थी, पॉइंट था काइनेमेटिक पेयर्स। तो काइनेमेटिक पेयर्स जो होते हैं वो होते हैं कि अगर आपके पास दो लिंक हैं, लिंक 1 एंड लिंक 2, और ये आपस में ज्वाइन होते हैं, ठीक है, ये ज्वाइन का सिंबल है, ठीक है, ज्वाइन होते हैं। ओके, ज्वाइन होते हैं, और ज्वाइन होने के बाद ये कुछ इस तरीके से ज्वाइन होते हैं कि एक दूसरे के साथ क्या होता है, मतलब L1 जो है वो रिलेटिव होता है, रिलेटिव मोशन कर रहा होता है, रिलेटिव मोशन विद L2, ठीक है। लिंक 1 जो है वो मूव कर रहा है रिलेटिवली लिंक 2 के साथ, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? काइनेमेटिक पेयर। ओके, तो इसकी डेफिनेशन कुछ आप इस तरीके से देख सकते हो कि व्हेन टू मशीन पार्ट्स और लिंक्स can join together such that they can move relatively is known as kinematic pair। और एक चीज़ और मोस्ट इम्पोर्टेंट है यहाँ पर रिलेटिव मोशन के साथ साथ,
वो ये है कि रिलेटिव मोशन के साथ साथ यहाँ पर क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, यहाँ पर कंस्ट्रेन मोशन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कंस्ट्रेन मोशन। अब यहाँ पर एक नई टर्म और आ गई, कंस्ट्रेन मोशन क्या होता है, इसको हम अभी समझेंगे। कंस्ट्रेन मोशन, तो कंस्ट्रेन मोशन को अगर आप समझना चाहते हो तो सिंपल सा आप याद रखो, कंडीशनल मोशन। ठीक है, कंडीशनल मतलब हम जो कंडीशन देना चाहते हैं हमारी मर्जी के अकॉर्डिंग वो मूव करे तो कंस्ट्रेन मोशन कहते हैं। ठीक है, तो रिलेटिव तो हो बट कंस्ट्रेंड हो। ओके, फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पर ये नज़र आ रहा है, एक ब्लॉक रखा हुआ और एक आपके पास रॉड इसके साथ कनेक्टेड है, सिंपल सा। अभी सपोज करो ये मूव कर रही है, ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि ये सिर्फ इतनी मूव करे, यहाँ से लेके सिर्फ यहाँ तक मूव करे, कुछ दूरी तक जो कि वो कर रही है, सिर्फ यहाँ से लेके यहाँ तक ये मूव करे, सिंपल सा। तो मैं ये चाहता हूँ कि बस वो कंस्ट्रेंट मोशन करे, तो ये कंस्ट्रेंट मोशन हो गया। जो मैं चाहता हूँ वो कर रही है, सिर्फ ये रोटेट करे, ठीक है, ना तो आगे जाए, ना ऊपर जाए, ना इधर जाए, कहीं ना जाए ये, ठीक है, सिर्फ रोटेट करे, तो ये होता है आपका कंस्ट्रेंट मोशन। आपने कंडीशन लगा दी कुछ। आगे बात करते हैं हम लोग, आगे है हमारे पास टाइप्स ऑफ काइनेमेटिक पेयर्स। अब देखो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि कितने क्या क्या आपके पास काइनेमेटिक पेयर्स हैं। ठीक है, अब काइनेमेटिक पेयर की क्लासिफिकेशन कई तरीके से हो सकती है, बट मैं आपको एक ही तरीके की बताने वाला हूँ, वो क्या है, रिलेटिव मोशन बिटवीन दी एलिमेंट्स। ठीक है, एलिमेंट्स के बीच में किस टाइप का रिलेटिव मोशन हो रहा है, तो उसके बेसिस पर हम लोग टाइप्स देखेंगे काइनेमेटिक पेयर्स के। तो सबसे पहला है आपके पास स्लाइडिंग पेयर और प्रिज्मेटिक पेयर। इसको हम स्लाइडिंग पेयर भी बोलते हैं और प्रिज्मेटिक पेयर भी बोलते हैं। ओके, इसको हम पी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सिंपल सा। ठीक है, तो इसमें क्या है कि अगर कोई एलिमेंट है, कोई भी लिंक है, वो दूसरे एलिमेंट या लिंक के साथ स्लाइडिंग वाला मोशन हो रहा है उसका, ओके, स्लाइडिंग मोशन हो रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्लाइडिंग पेयर और प्रिज्मेटिक पेयर। ठीक है, दो लिंक्स है हमारे पास। अभी मेरे पास यहाँ पर एक लिंक है ग्राउंड लिंक, ठीक है, और दूसरा लिंक है यहाँ पर आपके पास क्या है, स्लाइडर। ओके, और ये जो स्लाइडर है वो स्लाइड कर सकता है इस डायरेक्शन में भी और इस डायरेक्शन में, दोनों डायरेक्शन में ये स्लाइड कर सकता है। किसके रेस्पेक्ट में, ये जो ग्राउंड लिंक है जो आपने ये फिक्स कर रखी है। तो सिंपल सा इसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्लाइडिंग पेयर या फिर स्लाइडिंग प्रिज्मेटिक पेयर, जो कि सिंपल सा आपको कहाँ देखने को मिलता है, आईसी इंजन में। ठीक है, सिलेंडर के रेस्पेक्ट में जो पिस्टन मूव करती है वो एक स्लाइडिंग पेयर है। ओके, तो यहाँ पर एग्जांपल दे रखे हैं, पिस्टन एंड सिलेंडर, ठीक है, और टेल स्टॉक ऑन द लेथ बेड। आपने लेथ मशीन देखी होगी, तो उसके ऊपर जो टेल स्टॉक है वो आगे पीछे मूव कर सकता है, ठीक है, स्लाइड कर सकता है। तो जहाँ स्लाइड हो सकता है वो स्लाइडिंग पेयर और प्रिज्मेटिक पेयर कहलाता है। सेकेंड इज योर रिवोल्यूट और टर्निंग पेयर। अब रिवोल्यूट और टर्निंग पेयर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या होता है, अभी मैंने आपको दिखाया पीछे, तो इसमें क्या हो रहा था, इस तरीके से ये टर्न कर रहा है, रिवोल्यूट कर रहा है, समझ रहे हो आप, तो इसको बोलते हैं हम रिवोल्यूट पेयर और टर्निंग पेयर, सिंपल सा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, रोलिंग पेयर। अब रोलिंग पेयर क्या होता है, अब हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं ज़्यादातर कि टर्निंग पेयर मतलब कि रिवोल्यूट पेयर और रोलिंग पेयर एक है, बट ये डिफरेंट है। जैसे कि आपके पास कोई, अगर आपके पास कोई एक लिंक है, ठीक है, ऐसी सेम आपके पास दूसरी लिंक है, ठीक है, इस तरीके से ये कनेक्टेड है किसी चीज़ से, और ये क्या कर रही है, इस तरीके से क्या कर रही है, एक दूसरे के ऊपर, एक फिक्स्ड है, क्लियर है, एक फिक्स्ड है और दूसरी इसके रेस्पेक्ट में क्या कर रही है, आगे पीछे मतलब रोटेट कर रही है, इस तरीके से यूँ करके, इस तरीके से। ठीक है, तो ये रोलिंग नहीं हुआ, ये क्या हो गया, रिवोल्यूट पेयर हुआ और टर्निंग पेयर हुआ, सिंपल है। बट रोलिंग पेयर क्या होता है, रोलिंग पेयर आपको यहाँ पर ये नज़र आ रहा होगा, ये आपके पास एक पॉइंट है, ठीक है, इस तरीके से ये आगे गया और यहाँ पर आके ये इस पॉइंट पर आ गया, देन फिर आगे गया, फिर ये इस पॉइंट पर आ गया, इसको हम क्या बोलते हैं, रोलिंग पेयर बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर स्लाइडिंग क्या होती है, नेग्लिजिबल होती है, मतलब हम बिल्कुल भी नहीं मानते स्लाइडिंग हो रही है, स्लिप नहीं होता। जैसे कि आपका टायर जब बाइक मूव कर रही होती है तो एक क्या होता है, रोलिंग पेयर होता है, समझ रहे हो, रोलिंग पेयर, जो व्हील्स होते हैं बाइक के या साइकिल के विद रेस्पेक्ट टू रोड, वो एक रोलिंग पेयर होता है। आगे बात करें हम लोग हेलिकल और स्क्रू पेयर। अब देखो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बता देता हूँ मैं आपको। इसमें क्या होता है, जैसे आपके स्क्रू होता है, नट बोल्ट होते हैं, ओके,
उसकी जो लीनियर डायरेक्शन के जो मूवमेंट होता है वो डिपेंड करता है किस पे, आप उसे रोटेट कितना कर रहे हो, समझ रहे हो, उसके रोटेशन पर डिपेंड करता है उसका लीनियर मूवमेंट। क्लियर है, मतलब कि आप इसको कितना मूव कराओगे इस तरीके से राउंड राउंड, उतना ये आगे जाएगा या पीछे जाएगा। क्लियर है, तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या, हेलिकल और स्क्रू पेयर। आपको समझ में आ रहा होगा, नट एंड बोल्ट आप इमेजिन कर पा रहे होगे इस चीज़ को। आपके पास स्फेरिकल पेयर, अब इसमें क्या होता है, इसमें जैसे आपका शोल्डर होता है ना, शोल्डर का जॉइंट होता है, वो एक स्फेरिकल पेयर है। क्या उसमें क्या होता है, उसमें कॉम्प्लेक्स मोशन हो सकता है, ठीक है, किसी भी किसी भी एंगल पर वो मूव कर सकता है, बट वो ना आगे जा सकता ना पीछे जा सकता है ना। अगर आगे जाएगा या पीछे जाएगा तो डिसलोकेट हो जाएगा, बट क्या होगा, वो किसी भी एंगल पे रोटेट कर सकता है, स्विल कर सकता है, सिंपल सा, ठीक है, टर्न कर सकता है या फिर। क्लियर है, इसमें भी दो लिंक्स होते हैं, मतलब पेयर बनता है, सिंपल सा काइनेमेटिक पेयर, उसी इस वजह से पेयर बोला जाता है। एंड नेक्स्ट इज प्लेनर पेयर। प्लेनर पेयर इसमें कुछ ज़्यादा खास है नहीं, मोशन इन अ प्लेन, ठीक है, 2 स्लाइडिंग मोशन एंड 1 रोटेशनल मोशन, उसको हम प्लेनर पेयर बोलते हैं। जैसे कि आपके पास, आपको प्लेन आपको समझ में आ रहा होगा, 2D जिसको हम प्लेन बोलते हैं। यहाँ पर आपके पास कोई अगर एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक रखा हुआ है तो वो क्या कर सकता है, आगे जा सकता है, ऊपर जा सकता है, आगे जा सकता है, ठीक है, या फिर ये क्या कर सकता है, रिवोल्यूट कर सकता है, इस तरीके से रोटेट कर सकता है, ठीक है, घूम सकता है, समझ रहे हो, इस तरीके से यूँ करके घूम सकता है, सिंपल सा। तो आपके पास क्या होता है, ये प्लेनर पेयर होता है। बुक रखी हुई है टेबल पर तो वो प्लेनर पेयर है, सिंपल सा। अब जो नेक्स्ट टॉपिक जो मैं आपको बताऊंगा वो है कंस्ट्रेंट मोशन। अब कंस्ट्रेंट मोशन को समझने के लिए आपको इंपॉर्टेंट है डिग्री ऑफ फ्रीडम समझना। डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए आप देखो, ये एग्जांपल देखो, आपके पास 2D प्लेन है, उसके ऊपर एक क्या रखा हुआ है, एक पेन रखा हुआ है, सिंपल टेबल के ऊपर एक पेन रखा हुआ है। अब पेन जो है वो किस तरीके से मूव कर सकता है, कि कंडीशन क्या है कि वो पेन जो है उस टेबल को छोड़ नहीं सकता, समझ रहे हो, उस टेबल से चिपका रहेगा। तो वो कैसे कैसे मूव कर सकता है, देखो अभी मैं एनिमेशन के थ्रू आपको समझाता हूँ। तो वो जो पेन है, या तो वो आगे की तरफ जाएगा, ठीक है, सिंपल डायरेक्शन में आगे की तरफ, या फिर वो क्या कर सकता है, ऊपर की तरफ जा सकता है, समझ रहे हो, या फिर थर्ड थिंग वो क्या कर सकता है, रोटेट कर सकता है वहीं पर ही अपनी जगह पर, समझ रहे हो। तो ये उसके पास सिर्फ इतने मोशन है। एक पेन अगर टेबल पर रखा हुआ है इस तरीके से, एक पेन है, ठीक है, वो आगे जाएगा या ऊपर जाएगा, या फिर वहीं के वहीं क्या करेगा, रोटेट करेगा। तो आपको यहाँ पर क्या मिलता है, 3 क्या मिलते हैं, 3 मोशन मिलते हैं, ठीक है। और यही जो 3 मोशन है वो क्या कहलाते हैं, इसके डिग्री ऑफ फ्रीडम, मतलब कि इसके पास कितने फ्रीडम है, कितनी फ्रीडम है मोशन करने के लिए। तो डिग्री इज नंबर ऑफ फ्रीडम, तो इसके पास कितनी है, 3 है, तो इसके 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गया, समझ रहे हो। एक प्लेन पर रखी हुई चीज़ के जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो कितनी होती हैं, 3 होती हैं, समझ रहे हो ये वाली बात। और उसमें से भी 2 क्या होती हैं, लीनियर या ट्रांसलेटरी, ठीक है, ट्रांसलेटरी मोशन होती हैं। ट्रांसलेटरी मोशन का मतलब कि रेक्टिलिनियर मोशन, सीधे ऊपर नीचे, मतलब स्ट्रेट लाइन में। और एक जो होती है वो कैसी होती है, रोटेटरी मोशन होती है, समझ रहे हो आप। एक क्या होती है, रोटेटरी मोशन होती है, तो आपको ये समझ में आना चाहिए, ओके। अब ये था कैसा, पॉजिटिव साइड में। अब यही सेम हो सकता है नेगेटिव साइड में भी, ठीक है। तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम जो हो सकती हैं 2D में, ठीक है, 2D में वो कितनी हो सकती हैं, टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम 6 हो सकती हैं, अगर हम पॉजिटिव प्लस नेगेटिव भी हम काउंट करें, समझ रहे हो आप। अब नेक्स्ट हम लोग इसकी बात करते हैं 3D में। अब 3D में वो क्या कर सकती है बताओ, आगे जा सकती है, ओके, एक डायरेक्शन, ठीक है, एक्स डायरेक्शन में जा सकती है, और वाई डायरेक्शन में जा सकती है, और क्या कर सकती है, जेड डायरेक्शन में भी जा सकती है वो। एंड वो क्या कर सकती है, 3 चीज़ें और कर सकती है इस तरीके से, थीटा एक्स, और हाँ ऑफकोर्स वो पीछे भी जा सकती है, ठीक है, नेगेटिव डायरेक्शन में भी। और वो क्या कर सकती है, रोटेट भी कर सकती है इस तरीके से, थीटा, समझ रहे हो, ये चीज़ इस तरीके से मूव भी कर सकती है इस तरीके से, जो कि पीछे आपने देखा होगा। एक थीटा एक्स में भी कर सकती है, वाई के रेस्पेक्ट में कर सकती है,
समझ रहे हो, इस वाले, ये तो किसके रेस्पेक्ट में था, इस वाली लाइन के रेस्पेक्ट में, और वो इसके रेस्पेक्ट में भी कर सकती है, वाई वाले डायरेक्शन के, और फिर जेड वाले डायरेक्शन के भी रेस्पेक्ट में कर सकती है। तो यहाँ पे टोटल जो आपको मिलेंगे, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे देखूँ फ्री मूवमेंट्स, 3 जो होंगे वो क्या होंगे, एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में और एक जेड डायरेक्शन में, जो कि ट्रांसलेटरी होंगे, ठीक है। और 3 होंगे कैसे, एक थीटा एक्स, थीटा वाई और थीटा जेड, मतलब एक्स के अबाउट रोटेट करे, फिर वाई के अबाउट रोटेट करे, फिर जेड के अबाउट रोटेट करे। तो टोटल आपके पास कितने हो गए, 6 हो गए फ्री मूवमेंट। तो ये जो हो गए वो क्या हो गया, इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गई इन पॉजिटिव डायरेक्शन। क्लियर है। नेगेटिव भी लोगे तो आपके पास क्या हो जाएंगे, मतलब नेगेटिव प्लस एंटी क्लॉकवाइज। ये कैसे थे आपके पास, ये क्लॉकवाइज वाले थे, अबाउट डायरेक्शन, मतलब अबाउट जो रोटेट कर रही थी एक्स के, वाई के, जेड के, वो कैसे थे, क्लॉकवाइज। और अगर आप एंटी क्लॉकवाइज प्लस नेगेटिव वाले लेते हो तो टोटल कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम। बट यहाँ पे हम लोग पॉजिटिव डायरेक्शन की बात करते हैं सबसे पहले। तो 3D में आपके पास कितने होते हैं, 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं। तो आपको एक 3D वाला भी, ठीक है, और 2D वाला भी समझ में आ गया होगा। ओके, अब इसको डिग्री ऑफ फ्रीडम को एक बेस्ट तरीका आपको बताता हूँ समझने का। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है कि एक ऑब्जेक्ट के पास कितने डायरेक्शन है या कितनी जगह है जिस पे वो क्या कर सकता है, मूव कर सकता है। क्लियर है। तो उसको बोलते हैं हम डिग्री ऑफ फ्रीडम। अगर मैं इसको यहाँ पे बोला जाए तो मूवेबिलिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऑब्जेक्ट की मूवेबिलिटी की क्या क्या है, कितनी मूवेबिलिटी है। तो इसके लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। एक ब्लॉक है आपके पास ए, ठीक है, इसको इस पोजीशन लेके इस पोजीशन में लेकर आना है। ओके, तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा कि मैं इस सरफेस को, ये आपके पास जो सरफेस है, जो आपके पास लाइन नज़र आ रही है, इससे मैं हटा नहीं सकता इसको, ये कंडीशन है मेरे पास, ठीक है। तो ये ऊपर नहीं जा सकती। तो इसका मतलब क्या होगा, ये सिर्फ आगे की तरफ जाएगी, इस डायरेक्शन में लाने के लिए, इस पोजीशन पर लाने के लिए। तो इसका मतलब इसके पास जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो क्या है, 1 है। क्लियर है। अब बात करते हैं हम लोग इस बॉल के बारे में। ये बॉल कहीं पर भी जा सकती है इस सरफेस पर, ठीक है। ये ऐसा समझो, ये पूरा 2D टेबल पर जिस पे बॉल रखी हुई है, और इसका क्या होना चाहिए, कांटेक्ट जो है वो नहीं छूटना है इस टेबल से, ठीक है। इस टेबल से कांटेक्ट नहीं छोड़ना है। तो ये क्या कर सकती है, इस तरफ डायरेक्शन में जा सकती है, इस डायरेक्शन में जा सकती है, ठीक है। 2 डायरेक्शन हो गए इसके, एक्स और वाई में, बट ये ऊपर नहीं जा सकती। समझ रहे हो, ऊपर नहीं जा सकती। और क्या कर सकती है, इस डायरेक्शन में जाने के साथ साथ वो इस डायरेक्शन के अबाउट रोटेट भी कर सकती है। समझ रहे हो, इस डायरेक्शन के अबाउट रोटेट भी कर सकती है। तो टोटल कितने हो गए इसके पास, बताओ। मतलब कि इसके रोटेशन, इसके भी अबाउट रोटेशन कर सकती है, बट ये ऊपर नहीं जा सकती। और इसके अबाउट भी वो क्या कर सकती है, रोटेशन कर सकती है, बट वो ऊपर नहीं जा सकती। स्पेस में, एक स्पेस में 6 क्या होते हैं आपके पास, डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं। उसमें से एक हटा दो, मतलब कि एक हटा दो तो आपके पास कितने बचे, 5। तो 5 इसके पास क्या डिग्री ऑफ फ्रीडम है। समझ रहे हो, इसके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने, 5 हैं। क्लियर है, क्योंकि वो कांटेक्ट नहीं छोड़ सकती। अब बात करें इस वाले एग्जाम्पल की। इसमें क्या हो रहा है, इसमें आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, इसको आपको इस पोजीशन में लेके आना है। तो आप इसको यहाँ से लेके यहाँ तक मूव कराओगे, सिंपल सा। और इसको टिल्ट भी कराया, तो टिल्ट कितना कराया वो आप इसको कैसे डिनोट करोगे, थीटा से। तो यहाँ पर आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम आपको कितना नज़र आ रहा है, 2। तो आपको समझ में आ रहा होगा आई थिंक कि डिग्री ऑफ फ्रीडम को हम किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, किस तरीके से समझ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट थिंग, एक चीज़ और है, वो छोटी सी है क्योंकि आपको आगे काम में आएगी वो। एक होता है लोअर पेयर और एक होता है हायर पेयर। लोअर पेयर क्या होता है, जिसमें एरिया कांटेक्ट होता है। जिसमें क्या होता है, एरिया कांटेक्ट होता है, 2 लिंक्स के बीच में एरिया कांटेक्ट होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, लोअर पेयर बोलते हैं। और हायर पेयर वो होता है जिनके बीच में क्या होता है, लाइन कांटेक्ट होता है। लाइन कांटेक्ट या फिर पॉइंट कांटेक्ट, ठीक है। 2 में से एक कांटेक्ट होता है, तो उसको हम हायर पेयर बोलते हैं। अब ये वाला जो एग्जाम्पल था, ये वाला और एक
ये वाला, तो ये दोनों क्या थे, हायर पेयर के एग्जाम्पल थे, क्योंकि इनके बीच में पॉइंट और लाइन कांटेक्ट था। और ये वाला जो था वो एक स्लाइडर था, ब्लॉक था, ठीक है, इस तरीके के ब्लॉक होगा, है ना, जो कि क्या कर रहा होगा, सरफेस कांटेक्ट कर रहा होगा या एरिया कांटेक्ट कर रहा होगा। तो ये क्या होते हैं, लोअर पेयर होते हैं, ठीक है। अब मैं बताना चाहता हूँ कि जो लोअर पेयर जो होते हैं उनका जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है वो क्या होता है, 1 होता है। अभी इतना समझो आप, ठीक है। और जो हायर पेयर होते हैं उनका जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है वो कितना होता है, 2 होता है। अब हम बात करते हैं कंस्ट्रेंट मोशन के बारे में। तो कंस्ट्रेंट मोशन क्या होता है, देखो सबसे पहले तो आप ये समझ लो कि काइनेमेटिक पेयर जो होते हैं वो क्या होते हैं, दो लिंक्स जब ऐड होती हैं, ठीक है, ज्वाइन होती हैं, तो वो एक दूसरा इस तरीके से मोशन करती हैं कि वो कंस्ट्रेंट होना चाहिए। तो इसका मतलब हमें कंस्ट्रेंट को समझना है कि कंस्ट्रेंट क्या होता है। कंस्ट्रेंट जो होता है वो क्या होता है, कंडीशनल मोशन होता है। मैंने आपको बताया था कंडीशनल मोशन। लेट सपोज कि आपके पास कोई एक इस तरीके का आपके पास काइनेमेटिक पेयर्स हैं, ठीक है, ये आपके पास काइनेमेटिक पेयर है। एक लिंक ये है जिसमें, ठीक है, लिंक 1 एंड लिंक 2 आपके पास ये रही, जो कि है आपके पास फिक्स्ड, सिंपल सा, ठीक है। तो लिंक 1 जो है वो क्या कर सकती है, सिर्फ इस तरीके से रिवोल्यूट कर सकती है, टर्न कर सकती है इसके रेस्पेक्ट में, ठीक है, ना तो वो ऊपर जा सकती है ना वो नीचे जा सकती, समझ रहे हो। तो मतलब कि क्या है, ये एक कंस्ट्रेंट मोशन है। ओके, नेक्स्ट आपके पास क्या है, अगर आपके पास इस तरीके का एक कोई सिस्टम है जिसमें आपके क्या कर सकते हो, आप जो स्लाइडिंग पेयर है उसको आप क्या कर सकते हो, आगे पीछे और बस चारों तरफ से उसे बाउंड कर दिया, ठीक है, मतलब कि वो इस तरफ और इस तरफ ही सिर्फ स्लाइड कर सकती है। तो ये भी एक क्या है, कंस्ट्रेंट मोशन है, ठीक है, किसी एक लिंक के। अभी मैं बताऊंगा किस तरीके से। तो आपको यहाँ पे कंस्ट्रेंट मोशन का समझ में आ रहा होगा। बट कंस्ट्रेंट मोशन भी कई तरीके के होते हैं, क्योंकि आपको यहाँ पर नज़र भी आ रहा होगा। सबसे पहला होता है कंप्लीट कंस्ट्रेंट मोशन। कंप्लीट से मतलब पूरी तरीके से कंस्ट्रेंट हो, ओके। तो इसके लिए क्या हो सकता है मैं आपको बताता हूँ। और दूसरा होता है इनकम्प्लीट कंस्ट्रेंट। तो कंप्लीट कंस्ट्रेंट मोशन में क्या होता है, आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे कि ये वाला एग्जांपल, आपके पास एक ब्लॉक है, ठीक है, उसमें एक स्क्वायर का क्या लगा हुआ है, आपके पास ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक है। तो वो क्या कर सकता है, एक्स डायरेक्शन में मूव कर सकता है, इस डायरेक्शन में या फिर इस डायरेक्शन में। तो एक ही डायरेक्शन है उसके पास मूव करने के लिए, ठीक है। तो कुछ इस टाइप का है आपके पास सिस्टम, मैं आपको बता के दिखाता हूँ। ये कुछ इस तरीके का है, ठीक है, पीछे से ये इस तरीके से ये हो रहा है। तो ये हो गया आपके पास एक ब्लॉक प्लस एक स्लाइडर, ठीक है, जिसमें एक स्क्वायर या रेक्टेंगल का ग्रूव बना हुआ है, जिसके थ्रू ये स्लाइडर मूव कर रहा है इसके अंदर से, समझ रहे हो आप। तो ये कंप्लीट कंस्ट्रेंट मोशन है, क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही डायरेक्शन मिल रहा है मूव करने के लिए। तो जिसमें एक ही डायरेक्शन होता है, ठीक है, डेफिनेट डायरेक्शन होता है जो कि हमें पता होता है, ठीक है। मैं इसमें कहीं पर भी फोर्स लगाऊं, मुझे क्या मिलेगा, डायरेक्शन मुझे यही मिलेगा मूव करने का, और कोई डायरेक्शन नहीं होगा स्लाइडर का। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पर ये एग्जाम्पल नज़र आ रहा है, जिसमें ये स्क्वायर की जगह क्या है, राउंड है, ठीक है। ये जो ग्रूव बना हुआ है वो क्या है, राउंड है। और प्लस यहाँ पर क्या लगे हुए हैं, कॉलर्स लगे हुए हैं, ताकि ये आगे पीछे मूव ना कर सके, सिर्फ क्या कर सकते हैं, रोटेट कर सके। तो आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा सिर्फ ये मिल रहा है, ये नहीं मिल रहा। तो आपको सिर्फ यहाँ पर भी क्या मिल रहा है, एक मिल रहा है, एक ही मोशन मिल रहा है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ फोर्स के आप किस तरीके से इसमें फोर्स लगा रहे हो। क्लियर है, मैं रब कर रहा हूँ, ठीक है। अब इनकम्प्लीट कंस्ट्रेंट मोशन क्या होता है, उसके लिए मैं आपको बता दूँ कि इस कॉलर्स को हटा दो, इसमें से इस वाले एग्जाम्पल में से ये कॉलर हटा दो, तो ये इनकम्प्लीट कंस्ट्रेंट है। कंस्ट्रेंट तो है मतलब कि ये ऊपर नहीं आ सकता, नीचे नहीं जा सकता, समझ रहे हो, इधर से आगे बाहर की तरफ नहीं आ सकता और पीछे की तरफ नहीं जा सकता। तो कंस्ट्रेंट तो है बट कंप्लीट नहीं है, क्योंकि इसमें एक से ज़्यादा मिल रहे हैं। आपको नहीं पता कि आप किस तरीके से फोर्स लगाओगे तो आपको कैसे मोशन मिलेगा, आपको नहीं पता। क्लियर है। तो ये क्या होता है, इनकम्प्लीट कंस्ट्रेंट मोशन। एंड द लास्ट आता है आपके पास सक्सेसफुली कंस्ट्रेंट मोशन। सक्सेसफुली कंस्ट्रेंट मोशन क्या होता है, इसमें क्या होता है कि आप मोशन तो कराते हो, तो ऑब्जेक्ट का मोशन तो होता है, बट कंस्ट्रेंट होता है इस तरीके से कि वो कंप्लीट तो नहीं होता, खुद तो कंप्लीटली कंस्ट्रेंट नहीं होता, बट आप किसी दूसरी चीज़ का यूज़ करके उसको कंस्ट्रेंट बना देते हो। तो
तो इसको समझने के लिए हम लोग क्या समझते हैं, आईसी इंजन पर जाते हैं वापस। तो आईसी इंजन को याद करो तो उसमें एक पिस्टन होती थी और एक कनेक्टिंग रॉड हुआ करती थी। तो वो कनेक्टिंग रॉड जो होती वो पिस्टन से कनेक्ट रहती थी, है ना, इस तरीके से कुछ रहता था। ये जो है वो पूरी तरीके से कनेक्ट होती थी। ये पिस्टन जो है वो आगे और पीछे मूव करती थी और ये इसको इस तरीके से अपने आप को एडजस्ट कर लिया करती थी ताकि वो रोटेट हो सके, क्रैंक बना सके। तो अगर आप यहाँ पर गौर से देखो, यहाँ पर इस तरीके से ये आपके पास आईसी इंजन में होता था, ठीक है, ये कनेक्टिंग रॉड होती थी। तो अगर लेट सपोज अगर ये पिस्टन इस तरीके से रोटेट कर जाए, है ना, आगे पीछे के साथ साथ ये क्या कर जाए, रोटेट कर जाए, तो क्या होगा, ठीक है, क्या होगा कि ये कनेक्टिंग रॉड क्या हो जाएगी, ट्विस्ट हो जाएगी, समझ रहे हो, ट्विस्ट हो जाएगी और टूट सकती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपने ये रोटेट तो कर सकती है अभी, है ना, अगर कनेक्टिंग रॉड ना हो, लेट सपोज ये कनेक्टिंग रॉड यहाँ पर ना हो तो ये पिस्टन रोटेट कर सकती है। बट जैसे ही आपने यहाँ पर कनेक्टिंग रॉड लगाई तो इसके पास कोई चारा नहीं बचा कि वो रेसिप्रोकेटिंग के अलावा कुछ और कर सके, ठीक है। इट कैन नॉट रोटेट, ओनली रेसिप्रोकेट ड्यू टू दिस, किसके थ्रू, कनेक्टिंग रॉड की वजह से, ठीक है, रोटेट नहीं कर सकती, सिर्फ आगे या पीछे मूव कर सकती है। तो दिस मेक अनकंस्ट्रेंड मोशन बट सक्सेसफुली कंस्ट्रेंट मोशन, ठीक है। ये था तो कैसा, अनकंस्ट्रेंट मोशन, बट ये सक्सेसफुली बन गया विद द हेल्प ऑफ कनेक्टिंग रॉड। अब हम बात करते हैं काइनेमेटिक चेन के बारे में। तो काइनेमेटिक चेन क्या होता है, व्हेन द काइनेमेटिक पेयर आर कपल्ड, ठीक है, अब काइनेमेटिक पेयर मिल रहे हैं, ठीक है, इन सच अ वे दैट द लास्ट लिंक इज जॉइंड टू द फर्स्ट लिंक टू ट्रांसमिट अ डेफिनेट मोशन। अब देखो इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है, काइनेमेटिक चेन तभी बनती है जब काइनेमेटिक पेयर एक दूसरे से जुड़ते हैं, और वो भी इस तरीके से कि जो लास्ट लिंक्ड है वो फर्स्ट लिंक के साथ कनेक्ट हो और एक डेफिनेट मोशन वो ट्रांसमिट कर रहे हो, तभी वो काइनेमेटिक चेन कहलाएगी। ओके, तो जैसे कि आपके पास लेट सपोज 4 लिंक्स हैं, ठीक है, और ये दोनों क्या है, ये सब क्या है, एक दूसरे के साथ कपल्ड हैं, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है, और जो लास्ट लिंक है वो फर्स्ट लिंक के साथ कनेक्ट ही होनी चाहिए, ठीक है, जॉइंट होनी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि लास्ट लिंक इज जॉइंट टू दी फर्स्ट लिंक और वो ट्रांसमिट करें एक डेफिनेट मोशन, ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। क्लियर है, तो आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा इसकी क्लियर एक डेफिनेशन। तो इसको समझने के लिए हम वापस इस वाले एग्जाम्पल पर जाते हैं। तो आपके पास यहाँ पर कुछ लिंक्स हैं। पहली लिंक्स आपके पास यहाँ पे ये ब्लॉक नज़र आ रहा है, नहीं उससे पहले हम लोग क्या कर सकते हैं, ये सिलेंडर, ठीक है, आईसी इंजन का ये एग्जाम्पल है, ठीक है। तो ये फर्स्ट लिंक है जिसको हम सिलेंडर बोल दिया, ठीक है, या फ्रेम बोल दो इसको। सेकंड लिंक आपके पास ये स्लाइडर हो गया। थर्ड लिंक आपके पास ये क्या हो गई, कनेक्टिंग रॉड हो गई, जो कि अभी ऊपर आएगी। एंड द फोर्थ इज योर क्रैंक। क्लियर है, तो अगर मैं इसको चलाऊं यहाँ पर तो आपको यहाँ पर क्लियरली नज़र आएगा कि किस तरीके से ये होता है। अब देखो यहाँ पर ये लिंक्ड, जो लास्ट वाली फर्स्ट जो लिंक थी वो फोर्थ लिंक के साथ कनेक्ट है, आपको यहाँ पर ये दिख रहा होगा, है ना, जो फर्स्ट लिंक थी या फिर जो लास्ट लिंक है वो फर्स्ट लिंक के साथ कनेक्ट है और ये एक डेफिनेट मोशन कर रहे हैं, है ना, हमें पता है कि किस टाइप का मोशन हो रहा है। तो इसको बोलते हैं हम लोग काइनेमेटिक चेन, ठीक है। अलग अलग तरीके के काइनेमेटिक पेयर्स मिल रहे हैं, लास्ट लिंक फर्स्ट लिंक के साथ जॉइंट है और वो एक डेफिनेट मोशन को ट्रांसमिट कर रहे हैं, तो इसको बोलेंगे लोग काइनेमेटिक चेन। अब काइनेमेटिक चेन आपके पास 2 तरीके होती है, एक ओपन काइनेमेटिक चेन और सेकेंड इज क्लोज काइनेमेटिक चेन। अब इससे भी पहले आप ये समझ लो कि काइनेमेटिक चेन बनाने के लिए मिनिमम लिंक कितने की रिक्वायरमेंट होती है, वो है कितनी, आपके पास 3 लिंक्स होनी चाहिए। कितनी लिंक्स होनी चाहिए, 3 लिंक्स होनी चाहिए मिनिमम, कि आपको पास एक क्या बन सके, काइनेमेटिक चेन बन सके। क्लियर है, काइनेमेटिक चेन बनाने के लिए, क्योंकि लास्ट को आपको कनेक्ट भी करना है, ठीक है, काइनेमेटिक चेन बनाने के लिए मिनिमम 3 लिंक्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो अगर आपको एक ओपन काइनेमेटिक चेन बन सकती है क्या, आप पहले ये सोचो, क्योंकि क्या होना चाहिए, एक आपके पास एक लूप होना चाहिए, ठीक है, लास्ट वाली लिंक को कनेक्ट होना ज़रूरी है फर्स्ट वाली लिंक के साथ। तो ये क्या होगा यहाँ पर, ओपन काइनेमेटिक पेयर, ठीक है। तो काइनेमेटिक पेयर बनाने के लिए आपके पास भी कितने
जैसे कि मैं आपको यहाँ पर एक काइनेमेटिक पेयर बना के दिखाता हूँ, ठीक है। तो ये आपके पास काइनेमेटिक पेयर है जो कि एक ओपन है, सिंपल सा, ठीक है। और एक क्लोज काइनेमेटिक चेन बनाने के लिए कितने लिंक्स की ज़रूरत होती है आपके पास? 3 लिंक्स की, जैसे कि आपको मैं यहाँ पर बना के दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो ये मेरे पास एक काइनेमेटिक चेन बन चुकी है, ठीक है। और ये जो काइनेमेटिक चेन होगी वो कैसी होगी काइनेमेटिक चेन? क्योंकि देखो लास्ट वाली लिंक, फर्स्ट वाली लिंक, अगर मैं इसको फर्स्ट बोलता हूँ और ये क्या हो जाएगी? सेकंड हो जाएगी, और ये क्या हो जाएगी? थर्ड हो जाएगी। तो लास्ट वाली लिंक जो है वो फर्स्ट लिंक के साथ कंबाइंड है, तो डेफिनेटली ये काइनेमेटिक चेन होनी चाहिए। बट यहाँ पर क्या हो रहा है? नो मोशन, ठीक है, कोई मोशन नहीं हो रहा। तो ये क्या बना देती है? स्ट्रक्चर बना देती है। स्ट्रक्चर क्या बना देती है? स्ट्रक्चर। तो मोशन वाली काइनेमेटिक, क्लोज काइनेमेटिक चेन पाने के लिए आपको कितनी रिक्वायरमेंट है? कितनी लिंक्स की रिक्वायरमेंट है? 4 लिंक्स की। क्लियर है? तो 4 लिंक्स होनी चाहिए आपके पास एक काइनेमेटिक चेन बनने के लिए। ओके, तो डेट्स इट, आज के लिए इतना काफ़ी है आई थिंक, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मैकेनिज्म कवर करेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैकेनिज्म। तो कोशिश करूँगा मैं आज ही अपलोड कर दूँ मैकेनिज्म वाला लेक्चर भी। तो तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, स्प्रेड एजुकेशन।